नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद पटना बिहार में आपका स्वागत है। छात्रों, परीक्षा श्रृंखला के दूसरी कड़ी में आपका स्वागत है। हम एक प्रयास कर रहे हैं, एक ऐसा प्रयास जिसमें आप परीक्षा में जब बैठें तो आप तनाव मुक्त होकर बैठें। आपने तैयारी की होगी, आपने वीडियोज़ देखे होंगे, आपने पढ़ा होगा और उसी के अंतिम क्षण में आकर अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमारी परीक्षा और आसान प्रतीत होती है हमें, और हम उसको आसानी से लिख सकते हैं, बना सकते हैं। इसी के लिए हम एक सीरीज़ तैयार हमने की है। उसमें आपके समक्ष हम बहुविकल्पीय प्रश्नों को रखते हैं और उसका जवाब देते हैं, और आप इसका लाभ भी उठा रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो आइए प्रश्नों की श्रृंखला हम शुरू करते हैं। और प्रश्न, जैसा कि पिछली सीरीज़ में आपने देखा था, प्रश्न हम पढ़ते हैं, उससे संबंधित और जो कुछ चीज़ें हैं वो आपको बताते हैं और उसी के साथ हम उत्तर भी आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। इसी सीरीज़ में यह पूरा चलेगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न आज का क्या है? स्पीच का उद्देश्य सुनने वालों के मन में जोश और उत्साह पैदा कर देना है, यह उक्ति है। अब इस वाक्य को आप पढ़ें तो आपको याद आना चाहिए कि ये कहाँ से उद्धृत है। स्पीच का उद्देश्य, भाषण का उद्देश्य सुनने वालों के मन में जोश और उत्साह पैदा कर देना है। आपने सबसे पहला पाठ जब पढ़ा होगा, पहले इसके विकल्प को देखते हैं। यह किनकी उक्ति है? रघुवीर सहाय की, अशोक वाजपेयी की, प्रेमचंद की या बालकृष्ण भट्ट की? तो आपने जब सबसे पहला पाठ पढ़ा होगा, आपकी पुस्तक का सबसे पहला पाठ, उसका नाम क्या है? बातचीत। बातचीत किनके द्वारा लिखी गई है? बालकृष्ण भट्ट के द्वारा। और उसमें किस पर चर्चा की गई है? उसमें चर्चा की गई है बोलने पर। बोलना क्या है, बातचीत क्या है। बातचीत के कई तरीके को बताया गया है। उसमें एक बताया गया है कि दो लोगों के बीच बातचीत, दो से ज़्यादा लोगों के बीच बातचीत, दो बुजुर्ग के बीच बातचीत, भाषण या एकालाप। ये इन सभी चीज़ों पर चर्चा की गई है उसी निबंध में। उसी में एक ये वाक्य आता है, स्पीच का उद्देश्य सुनने वालों के मन में जोश और उत्साह पैदा कर देना है। यह जो है बातचीत निबंध का एक भाग है, वाक्यांश है, जो कहा गया है या लिखा गया है बालकृष्ण भट्ट के द्वारा। तो इसका उत्तर होगा बालकृष्ण भट्ट। यह उनकी उक्ति है। बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है प्रकृति वर्णन। प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता कौन सी है? विकल्प है हार जीत, उषा, अधिनायक या छप्पय। तो हिंदी साहित्य में जब भी प्रकृति की चर्चा चले तो प्रकृति पर जो बातचीत हुई है वह आप ध्यान देंगे कि छायावाद से शुरुआत हुई है इसकी। और अधिनायक जो है एकदम आधुनिक युग की कविता है। छप्पय और पहले की कविता है। इसमें जो विकल्प के तौर पर आप देख रहे हैं, इसमें उषा, प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है, यह शमशेर बहादुर सिंह की कविता है। इतनी अच्छी कविता है। इसका शीर्षक है उषा। इसमें प्रकृति का वर्णन किया जा रहा है। प्रकृति का वर्णन क्या किया जा रहा है कि प्रातः काल जब सूर्य उदय हो रहा है उस समय का वातावरण कैसा है, किस प्रकार उस समय देखने में कैसा प्रतीत होता है, उसी का लिखा हुआ है। प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। ये उसकी कुछ पंक्तियां हैं। तो इसका उत्तर होगा प्रकृति वर्णन से संबंधित कौन सी कविता है? उषा। अगला प्रश्न देखते हैं हम। कवियों का कवि, हमने कवि के बारे में तो जरूर सुना है, किन्हें कवियों का कवि कहा जाता है? विकल्प है शमशेर बहादुर सिंह को, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को, पंत को या प्रसाद को। तो आप देखेंगे कि जो तीन विकल्प आपके नीचे के हैं, यानी सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और जयशंकर प्रसाद, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा ये तीनों नाम छायावाद के जो 4 स्तंभ थे उनमें से 3 स्तंभ ये हैं। तो इन्हें कवियों का कवि नहीं कहा जाता है। शमशेर बहादुर सिंह, जो प्रकृति वर्णन की जिनकी कविता अभी हमने पढ़ी, उषा, शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है। देखिए उत्तर आपके समक्ष है। शमशेर बहादुर सिंह को क्या कहा जाता है? कवियों का कवि। अब ये प्रश्न है मुक्तिबोध। मुक्तिबोध
एकदम नए ज़माने के कवि हैं और जो घटित हो रहा है उसको उसी रूप में कहने की आदत मुक्तिबोध की रही है। तो सवाल यहाँ है कि मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है। विकल्प के तौर पर हम देखते हैं माधव मुक्तिबोध, गजानन मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध या गजानन माधव। तो पहला दूसरा विकल्प बिल्कुल नहीं है, तीसरा विकल्प बिल्कुल सही हमें प्रतीत हो रहा है, गजानन माधव मुक्तिबोध। इनका पूरा नाम था गजानन माधव मुक्तिबोध। अगला प्रश्न, ज्ञानेंद्रपति, ये इनके बारे में चर्चा करना आवश्यक है। ज्ञानेंद्रपति किस प्रशासनिक पद पर कार्यरत थे। विकल्प है रेल पदाधिकारी, कारा अधीक्षक, सेना अधिकारी या जिलाधिकारी। ये प्रश्न आना इस बात का द्योतक है कि ये एक महत्वपूर्ण उक्ति है कि ज्ञानेंद्रपति किस प्रशासनिक पद पर कार्यरत थे। प्रशासनिक पद पर कार्यरत रहने वाला व्यक्ति और साहित्य की ओर उन्मुख हो, ये अपने आप में एक अनोखा संयम है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ज्ञानेंद्रपति जो गोड्डा के निवासी हैं, वे कारा अधीक्षक के पद पर कार्यरत थे। उन्होंने बिहार लोक सेवा आयोग से परीक्षा पास की और कारा अधीक्षक के रूप में वह कार्य कर रहे थे और उसके बाद फिर चूँकि साहित्य की ललक उनमें थी और पुट था, इसीलिए उन्होंने लेखनी को थामा और उस पद से छोड़ते हुए और स्वतंत्र लेखनी की ओर उन्होंने उन्मुख किया अपने आप को। और वे हमारे यहाँ पढ़ने को भी है, हमारे पाठ में इनका एक पाठ पढ़ने का है, गांव का घर। आप इसे पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि वह भले प्रशासनिक पद पर थे किंतु उनका हृदय जो था वह एक कवि हृदय था। आप उसमें पढ़ेंगे कि गांव के घर के रूप में उन्होंने कैसी चर्चा की है कि गांव का घर कैसा होता था। मिट्टी का घर होता था, मिट्टी के घर में तरह तरह के छाप होते थे बच्चों के हाथों के। उसमें नीम के पेड़ से जो गोंद है उसको लाकर कैसे हम लगाते थे, किसी चीज़ को चिपकाने के लिए हम उसका इस्तेमाल करते थे। कैसे गांव के घर को लीपा जाता था, कैसे दरवाजे पर तरह तरह की आकृतियां बनाई जाती थी। ये सारे आप जब पढ़ेंगे, अब तो संभवतः बहुत कम देखने को मिलता है, किंतु आप इनकी कविता को देखकर फिर उस स्थिति को महसूस करेंगे कि गांव का घर कैसा होता था। चूँकि इन्होंने महसूस किया है उसी को इन्होंने, आखिर लेखक करते क्या हैं, वह जो महसूस करते हैं, जो समाज में देखते हैं, उसी को तो लिखते हैं। वही इन्होंने किया और प्रशासनिक पद पर रहते हुए साहित्य को समृद्ध किया और फिर उसको छोड़कर पूरी तरह से साहित्य की ओर ये उन्मुख हो गए। तो प्रश्न जो हमारा था कि ज्ञानेंद्रपति किस प्रशासनिक पद पर थे, तो उसका उत्तर हमें मिलता है कारा अधीक्षक के पद पर। अगला प्रश्न देखते हैं, गांव का घर, जिसकी चर्चा मैं अभी कर रहा था, गांव का घर शीर्षक कविता के कवि कौन हैं। भूषण, सूरदास, नाभादास या ज्ञानेंद्रपति। अब देखें, तीनों जो विकल्प आपके समक्ष हैं ऊपर के, भूषण वीरगाथा काल के कवि हैं, सूरदास भक्तिकाल के कवि हैं, नाभादास भी भक्तिकाल के कवि हैं, ज्ञानेंद्रपति जो हैं वो अभी हम तुरंत पढ़ रहे थे, ज्ञानेंद्रपति एकदम आधुनिक काल के एकदम नए कवि हैं। तो गांव का घर शीर्षक जो है वह ज्ञानेंद्रपति द्वारा लिखी गई एक कविता है। अगला प्रश्न, तुलसीदास। तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था। राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश, दूसरा निहालपुर इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, श्योपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश या कसैया कुशीनगर उत्तर प्रदेश। तो इसमें आपको याद होना चाहिए कि राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश तुलसीदास का जन्म स्थान है। बहुत ही पवित्र स्थल हम लोग मानते हैं उसे, और ख़ासकर हिंदी पढ़ने सुनने समझने वालों के लिए तो यह एक तीर्थ स्थल है हमारे लिए। तुलसीदास का जहाँ जन्म हुआ तो राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश, ये आप जरूर याद रखें, इससे प्रश्न आने की संभावना है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं, कवि भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है। विकल्प है वात्सल्य रस, भक्ति रस, वीर रस और श्रृंगार रस। भूषण, पहली बात तो ये कि आदिकाल के ये कवि हैं भूषण, और यदि आदिकाल को आप देखेंगे तो उसमें श्रृंगार और वीर ये दो रस की प्रधानता रही है, और पूरे साहित्य में वीर रस का सबसे बढ़िया और सबसे जबरदस्त कवि अगर कोई हुआ हो तो वह भूषण है। इसमें वात्सल्य रस, भक्ति रस और श्रृंगार रस ये इनके यहाँ नहीं पाया जाता है, या श्रृंगार रस से संबंधित कुछ कविताएं इन्होंने लिखी होंगी, किंतु सबसे ज़्यादा इनकी लेखनी जो चली छत्रसाल और छत्रपति शिवाजी, इन दोनों राजाओं के यहाँ इन्होंने
समय दिया, आश्रयदाता रहे ये दोनों इनके, भूषण के, और इन दोनों पर इन्होंने कई कविताएं लिखी, पूरा का पूरा ग्रंथ लिख दिया वीर रस से संबंधित। क्योंकि उस समय राजाओं का एक नैसर्गिक स्वभाव हुआ करता था तारीफ सुनना, और कवियों को रखते थे अपने पास, और वो कवि उनके तारीफ में कसीदे पढ़ते थे, और उसी में वीर रस की चर्चा चलती थी। कैसे उन्होंने मारा, कैसे यहाँ से वहाँ चढ़ाई की गई, कैसे यहाँ जीते। तो इन सभी चीज़ों की प्रधानता आप देखेंगे भूषण के यहाँ। तो वीर रस के सबसे बड़े कवि भूषण माने जाते हैं, उनके यहाँ वीर रस की प्रधानता पाई जाती है। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद रचित महाकाव्य निम्न में से कौन है? जयशंकर प्रसाद आधुनिक काल के सबसे महत्वपूर्ण कवियों में से एक हैं और छायावाद के एक महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। और यदि बात करें कि सबसे बड़ा महाकाव्य यानी दर्शन पर आधारित सबसे बड़ा महाकाव्य अगर कोई है तो वो कामायनी है। तो विकल्प था कामायनी, साकेत, उर्वशी, प्रिय प्रवास। तो इसमें जयशंकर प्रसाद रचित महाकाव्य जो है वह कामायनी माना जाता है। अगला प्रश्न है, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म स्थान कहाँ है? सुभद्रा कुमारी चौहान की एक कविता आपके पाठ में दी गई है, पुत्र वियोग। आप उसे पढ़ें और आपको पढ़ना ही चाहिए। पुत्र वियोग कविता पढ़कर मैं तो एकदम कहता हूँ कि जिनके आंखों में आंसू नहीं आए, समझिए कि या तो उन्होंने कविता का अर्थ नहीं समझा या कविता के मर्म को वो नहीं समझते हैं। पुत्र वियोग आपको पढ़ना ही चाहिए और आपने पढ़ा भी होगा। तो उसके जो रचयिता हैं, उसके लेखिका हैं सुभद्रा कुमारी चौहान हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था? निहालपुर। इनका जन्म निहालपुर में हुआ था। यह इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है और बेहतरीन कवयित्री रही हैं ये। इनकी कविता आप जरूर पढ़ें, पुत्र वियोग। अगला प्रश्न, पुत्र वियोग शीर्षक कविता की कवयित्री कौन है? कवयित्री, पुत्र वियोग शीर्षक कविता की कवयित्री कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान, मीराबाई, महादेवी वर्मा, सहजोबाई। तो चर्चा चल रही थी अभी इसकी। सुभद्रा कुमारी चौहान इसकी रचयिता हैं। मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया, ये उसकी एक पंक्ति है। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? पुत्र वियोग की, उषा की, हार जीत की या अधिनायक की? अभी हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं सुभद्रा कुमारी चौहान की। उनका पुत्र का देहांत हो जाता है और उस पुत्र के देहांत के बाद लेखनी चलती है इनकी, पुत्र वियोग शीर्षक से वो कविता लिखती हैं। और पूरी कविता बहुत मार्मिक कविता है। उसमें कैसे वो अपने बेटे को खोती हैं, कैसे वो याद करती हैं, बुलाती हैं कि कैसे अभी मैं इंतज़ार कर रही हूँ और तुम अभी तक नहीं आए हो। और इस पूरी चर्चा चली है पूरी कविता में। उसी का एक अंश है कि मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया। तो यह पंक्ति जो है पुत्र वियोग कविता की पंक्ति है, जिसकी लेखिका हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला प्रश्न है, पंचायती राज में जैसे खो गए पंच परमेश्वर, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? विकल्प हैं अधिनायक की, हार जीत की, गांव का घर की और जन जन का चेहरा एक की। तो ये पंचायती राज जो व्यवस्था आई हमारे यहाँ संवैधानिक रूप से, जब इसे मान्यता मिली संभवतः 1972 के आसपास के बाद, जब से यह व्यवस्था आई उसके बाद, उसके पहले तक क्या होता था कि गांव में किसी भी समस्या के लिए पंच परमेश्वर की व्यवस्था चलती थी। पंच परमेश्वर हुआ करते थे 5 लोग, और वह बैठ के किसी विषय पर निर्णय दिया करते थे। कोई भी घटना हुई है गांव में तो उससे संबंधित कोई भी निर्णय देने का काम पंच परमेश्वर करते थे। लेकिन जब पंचायती राज व्यवस्था आई हमारे यहाँ, तो ये सारे निर्णय लेने का अधिकार पंचायती राज को या तो हो गया या फिर हमारे प्रशासनिक अधिकारियों को हो गया। तो इसी विषय को लेकर कविता में चर्चा की गई है और पूछा जा रहा है कि ये किस कविता की पंक्ति है? अधिनायक की है, हार जीत की है या गांव का घर की है या फिर जन जन का चेहरा एक की? तो हम इसका उत्तर देखते हैं कि यह ज्ञानेंद्रपति द्वारा रचित गांव का घर जो कविता है उसकी पंक्ति है कि पंचायती राज में जैसे खो गए हैं पंच परमेश्वर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता का नायक कहाँ का रहने वाला है? प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक नाम की एक कविता है। उसमें कवि अपने बच्चे को बताता है कि कैसे हमें क्या काम करना है, और उसका एक नायक है, और वह नायक जो है कहाँ का रहने वाला है, प्रश्न ये पूछा जा रहा है।
विकल्प है भिलाई छत्तीसगढ़, रांची झारखंड, पटना बिहार या जयपुर राजस्थान। तो आप कविता जब पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा कि यह भिलाई छत्तीसगढ़ जो स्थान है वहाँ का है नायक, और नायक की चर्चा कर रहे हैं लेखक, अपने नन्हे बेटे से उसके बारे में बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न है दानव दुरात्मा एक, मानव की आत्मा एक, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? विकल्प के तौर पर आपके समक्ष प्रस्तुत है गांव का घर की, उषा की, जन जन का चेहरा एक की या अधिनायक की। फिर से इस पंक्ति को पढ़ें, दानव दुरात्मा एक और मानव की आत्मा एक। तो यह आप पढ़ेंगे तो पाएंगे कि जन जन का चेहरा एक, यह एक कविता है जिसमें यह पंक्ति आई है कि दानव दुरात्मा एक और मानव की आत्मा एक। अगला प्रश्न, छत्रसाल दशक शीर्षक कृति के रचनाकार कौन है? तुलसीदास, जायसी, नाभादास या भूषण। अभी कुछ देर पहले हम चर्चा कर रहे थे कि वीर रस के सबसे प्रमुख कवि कौन हैं। तो तुलसीदास हम जानते हैं कि भक्तिकाल के कवि हैं, जायसी भी भक्तिकाल के कवि हैं, नाभादास भक्तिकाल के कवि हैं, लेकिन भूषण वीर रस के कवि हैं और वीर गाथा काल के कवि हैं। और छत्रसाल दशक भूषण की ही रचित एक महत्वपूर्ण कृति है। तो इसका उत्तर के तौर पर आप छत्रसाल दशक इनकी रचना है, तो भूषण की रचना है। प्रश्न है कवि जायसी की रचना निम्न में से कौन है? आपके पाठ में आया है। प्रश्न है कवित्त, कड़वक, छप्पय या उषा। तो आपके पाठ में सबसे पहली जो कविता है यानी पद्य खंड की सबसे पहला पाठ जो है वह कड़वक है और वह मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा रचित है। तो इसका उत्तर इस प्रकार से हमें प्राप्त होता है, कड़वक। अगला प्रश्न, चित्ररेखा नामक रचना के रचयिता कौन है? विकल्प है सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास या जायसी। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है चित्ररेखा। इसमें आप बिल्कुल भी संशय में नहीं रहें, दो शब्द हैं इसमें, ध्यान देंगे। एक चित्ररेखा है और एक चित्रलेखा है। चित्रलेखा एक आधुनिक युग में एक महत्वपूर्ण उपन्यास है जो भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखी गई है। चित्रलेखा वो है, लेकिन यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है चित्ररेखा के बारे में। तो चित्ररेखा जो है वह मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित एक कृति है। इसकी चर्चा यहाँ की जा रही है, न कि चित्रलेखा की। ध्यान देंगे इस बात को। इसलिए मैं कह रहा हूँ, चूँकि आप आजकल सभी बच्चे फ़ोन से सर्च करते हैं प्रश्न के उत्तर को, और आप वहाँ चित्ररेखा सर्च करेंगे वो नहीं आएगा, वहाँ चित्रलेखा आएगा और उसमें भगवती चरण वर्मा उत्तर आएगा। तो चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा कृत एक उपन्यास है, लेकिन यहाँ चित्ररेखा है जो मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित एक कृति है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जायसी किस भक्ति शाखा के कवि हैं? पहले विकल्प देख लेते हैं, प्रेम मार्गी, ज्ञान मार्गी, राम मार्गी और कृष्ण मार्गी। तो हम यहाँ भक्ति काल को दो भागों में बांटते हैं। दो भागों में बांटने के पीछे कारण है कि भक्ति काल में समानांतर जो उस प्रकार व्यवस्था उस समय चल रही थी, एक सगुण भक्ति धारा चली और दूसरी निर्गुण भक्ति धारा चली। तो दोनों में अलग अलग कालखंड समाहित हो गए। तो हम एक एक करके समझते हैं। सगुण भक्ति धारा जो चली उसके दो भाग हुए, सगुण भक्ति के दो भाग हुए। उसमें एक कृष्ण भक्ति और एक राम भक्ति। तो कृष्ण भक्ति के सबसे बड़े कवि सूरदास, राम भक्ति के सबसे बड़े कवि तुलसीदास। ये सगुण धारा के हुए। उसी में समानांतर एक दूसरी धारा चली भक्ति काल में, जिसको हम कहते हैं निर्गुण मार्गी। निर्गुण मार्गी में दो उसके विभाग हुए, एक ज्ञान मार्गी और दूसरे प्रेम मार्गी। तो ज्ञान मार्गी के सबसे बड़े जो कवि हुए वह कबीरदास हुए और प्रेम मार्गी के सबसे बड़े कवि मलिक मोहम्मद जायसी हुए। तो यहाँ जो प्रश्न पूछा जा रहा है, जायसी किस भक्ति शाखा के कवि हैं? प्रेम मार्गी, ज्ञान मार्गी, राम मार्गी, कृष्ण मार्गी। तो राम मार्गी में हम समझ रहे हैं तुलसीदास, कृष्ण मार्गी में हम जान रहे हैं सूरदास और प्रेम ज्ञान मार्गी में कबीरदास। तो जाहिर सी बात है, एक जो क्षेत्र जिसके समझिए कि एक तरह से कप्तान है वो मलिक मोहम्मद जायसी, प्रेम मार्गी। प्रेम मार्गी यानी भक्ति काल के प्रेम मार्गी शाखा के सबसे बड़े कवि मलिक मोहम्मद जायसी हैं। उसी को प्रश्न के रूप में पूछा जा रहा है। तो हमारा उत्तर यहाँ होगा प्रेम मार्गी। अगला प्रश्न है, सूरदास किस काल के कवि हैं? अभी हम इस पर लंबी चर्चा कर चुके हैं कि भक्ति काल को कई खंडों में बांटा गया है। तो भक्ति काल के जो सगुण भक्ति धारा
एक फूटी, उसमें जो 2 खंड हुए, यानी एक कृष्णोपासक हुए और एक रामोपासक हुए। तो कृष्ण के उपासक में जो यानी कृष्ण लीलाओं का वर्णन जिन लोगों ने किया, उसको कृष्ण भक्ति धारा के अंतर्गत हम रखेंगे, और भगवान राम की लीलाओं का वर्णन जिन्होंने किया, उनको हम राम भक्ति धारा के अंतर्गत रखेंगे। तो उसी से यह प्रश्न पूछा जा रहा है कि सूरदास किस काल के कवि हैं। विकल्प है आदिकाल के, भक्ति काल के, रीति काल के या आधुनिक काल के। तो यहाँ हम देखेंगे कि सूरदास भक्ति काल के कृष्ण भक्ति धारा के सबसे बड़े कवि हैं। इस प्रकार हमें उत्तर प्राप्त होता है कि सूरदास भक्ति काल के सबसे बड़े कवि थे। पाठ्यपुस्तक में सूरदास रचित पद कहाँ से संकलित है? विकल्प हैं सूर सारावली से, सूर सागर से, साहित्य लहरी से या राधा रसकेली से। तो हम जो सूरदास से संबंधित हमने जो पद पढ़ा है, उसमें आपको याद होगा, जागीर बजराज कुंवर कुसुमलता फूले, और फिर इसमें एक दूसरा पद है, जेवत श्याम नंद की कनिया, कछुक खात कछु धरण गिरावत। आपको याद होगा, आपने वीडियो भी ज़रूर देखा होगा। तो ये दोनों जो पद हैं वह सूर सागर से इसमें लिए गए हैं पाठ्यपुस्तक में, और वहाँ से संकलित, उसी संकलन से यहाँ इसमें पाठ में आपके दिए गए हैं। और ये दोनों पद जो हैं वात्सल्य रस से भरपूर पद हैं। इसको आपने पढ़ा होगा, आपने आनंद भी उठाया होगा इसका। और इसमें आप देखेंगे कि एक अलग भाषा आपको देखने को मिलेगी। तो हमको समझना चाहिए कि जिस वक्त की ये चर्चा हम कर रहे हैं, जिस वक्त यह लिखा जा रहा था, उस वक्त अवधी और ब्रजभाषा, ये 2 भाषाओं में पद्य की रचनाएं होती थी। कालांतर में धीरे धीरे जब समय बीतता गया तो ब्रजभाषा केवल कविता की भाषा रह गई, और धीरे धीरे ऐसा आधुनिक काल आया कि ब्रजभाषा भी पद्य से चला गया और उसमें खड़ी बोली का प्रादुर्भाव हो गया। और खड़ी बोली में आजकल जो कविताएं आप देखते हैं वो खड़ी बोली में होती है। तो यह जो पाठ्यपुस्तक में सूरदास के पद संकलित हैं वह सूर सागर से संकलित किए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, तुलसीदास रचित सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। विकल्प हैं आपके समक्ष, उर्वशी, रामचरितमानस, रामायण, साकेत। एक तो तुलसीदास को हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा कवि कहा जाता है, ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि सबसे बड़े जो साहित्यकार हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, उन्होंने ही कहा है कि तुलसीदास पूरे हिंदी साहित्य के सबसे मूर्धन्य कवि हैं, इनके जैसा कवि दूसरा हुआ नहीं। और तुलसीदास की यदि सबसे बड़ी रचना की बात की जाए तो यहाँ देखिए 2 विकल्प में आप भ्रमित नहीं हो। एक लिखा हुआ है रामचरितमानस और दूसरा लिखा हुआ है रामायण। ये दोनों 2 पुस्तक है, ध्यान रखेंगे हम लोग। कई लोग इस भ्रम में रहते हैं कि रामायण ही रामचरितमानस है या रामचरितमानस को ही हम रामायण कह देते हैं। रामायण वाल्मीकि कृत है, वो रामायण है, वो संस्कृत में है। यहाँ अवधि में इन्होंने लिखा है रामचरितमानस। कई बार इसको रामचरितमानस नहीं, केवल मानस कह के बुलाया जाता है, पुकारा जाता है। तो विकल्प था तुलसीदास रचित सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन सा है? तो विकल्प था उर्वशी, रामचरितमानस, रामायण या साकेत। तो इसका उत्तर होगा रामचरितमानस। अगला प्रश्न, निम्न में लोकनायक कहे जाते हैं। लोकनायक, अब यह प्रश्न इतना आसान है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण हम कहते हैं, लेकिन जैसा कि हम करते हैं पहले विकल्प पढ़ेंगे, जयप्रकाश नारायण, रामधारी सिंह दिनकर, मोहन राकेश या ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो प्रश्न का उत्तर मैंने पहले ही दे दिया था कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण उन्हें कहा जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहा जाता है। छात्रों, आपने देखा कि इसमें हमने कई प्रश्नों को हल किया और कई प्रश्न में जो विकल्प आए थे उसकी चर्चा हमने की। विकल्प से संबंधित और भी कई प्रकार के जो उससे संबंधित तथ्य थे आपके समक्ष हमने रखने का प्रयास किया। आशा है आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही होगी और आपकी परीक्षा की तैयारी और बेहतर इससे होने की संभावना है। इसी आशा के साथ कि आप इस प्रकार के वीडियोज़ को देखें और इसका लाभ उठाएं। इसी के साथ हम आपसे दोबारा मिलेंगे इसी प्रकार के एक नए सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।